बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है और तमाम हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जो है वो जयशंकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी आज इस्लामाबाद पहुंचे और बाकी ममालिक के वज़ीर आज़म भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कल बड़ा अहम दिन है SCO कॉन्फ्रेंस का, जिसमें तमाम हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो बैठेंगे और इस खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। और जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके मैंडेट और उसकी जो आपस में तल्लुकात हैं उस पर भी बातचीत होगी। उसके बाद फिर अलामिया जारी किया जाएगा। बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान के लिए भी और खित्ते के लिए भी, और पाकिस्तान का ये एजाज़ है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है और बड़ी कामयाबी से ये कॉन्फ्रेंस जारी है। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि जो आईनी तरमीम आ रही हैं, कितनी नंबर गेम जो है वो पूरी हो चुकी है, कितने लोग गवर्नमेंट के पॉकेट में हैं कि वो शो करे कौमी असम्बली के इजलास में और ये आईनी तरमीम पास हो जाएगी। इसके साथ ही हमें आज ज्वाइन किया है पहले सेगमेंट में ब्रिगेडियर वकार साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और बैनुल-अक़वामी अमूर के भी माहिर हैं। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सर, मुझे बताइएगा, बड़ी अहम और कामयाब कॉन्फ्रेंस जारी है SCO, कितना इसका असर क्या पड़ेगा सर खित्ते में, और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उस पर क्या असर पड़ेगा? मैं देखिए अक्टूबर का महीना देखें या सितंबर एंड, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने बड़ी सक्सेसेस आई थिंक अचीव की हैं, क्योंकि एक तो UNGA की साइडलाइन पे कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस इस पर टाइम पे बात हुई, अफगानिस्तान को पड़ा गया। 4 इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, और उसके बाद जो है फिर एक मॉस्को फॉर्मेट भी हुआ 4 अक्टूबर। उसका एलामिया है अगेन, उसमें आई थिंक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी रशिया, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, इवन इंडिया की। ये टर्जम की फैक्ट्री मुल्क है। फिर अब कितने विजिट्स हैं, जिसमें एक तो सऊदी डेलीगेशन आया जो फाइनेंस उनके इन्वेस्टमेंट के अजीज हैं, और वो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की जो है मेजर प्रोजेक्ट्स है उसके लॉन्च की बात हुई। तो मलेशिया के कमीशन से पहले आए और उससे पहले फिर रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे ख्याल में अगर आप उसकी पीठ देखें तो अभी आप हमें नजर आ रही है आगे पर, यानी 15-16 को बेसिकली जो SCO का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट का इजलास है, तो मेरे ख्याल में बड़ा अग्रेसिव पाकिस्तान ने फॉलो किया और ये डेफिनेटली हमारी टर्न भी थी और हमारा राइट भी था। इसमें हम बहुत सारे कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इतनी बड़ी प्रोसेस कर सकता है और इट इज बेसिकली सेंटर ऑफ एक्टिविटी होगा इंशाल्लाह। कहा जाता है सर कि ये शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में जो है वो यूरोप और अमेरिका जो है बड़ा परेशान है सर। देखिए नेचुरल है, जब से SCO बनी है, इवन ब्रिक्स को देखिए, साउथ कोऑपरेशन के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, अभी यहाँ इसमें कनेक्टिविटी की बात हुई, कॉरिडोर की बात हुई, क्वेश्चन है और आपकी आउट एलिवेशन है, तो इसमें डेफिनेटली जब से SCO बना तो इनके टारगेट पे है। तो हालांकि ये देखा जाए यूरेशियन फोरम से भी बेलारूस भी शामिल हुआ है, यूरोपियन मुल्क रशिया जो है वो आधा यूरोप का एशिया में है, एशिया के ममालिक हैं, और आई एम श्योर उसमें जरूर स्टेटस देखें तो आपको मिडिल ईस्ट लोग नजर आएंगे, साउथ ईस्ट एशिया से, यूरोप से भी। तो उस लिहाज से इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। अभी 2 जो बड़ी लड़ाइयां हो रही है उसमें वेस्ट का बहुत इंटरेस्ट है ईस्टर्न यूरोप में और एक मिडिल ईस्ट में, और उसमें बाय एंड लार्ज वेस्ट आइसोलेट हो चुका है दोनों जंगों में। और उसमें अगर आप साउथ को देखें, एशिया, अफ्रीका एवं सदर्न अमेरिका जो है उसमें बड़ा डिफरेंट है, वो परसेप्शन भी है जो। तो सर ये शंकर जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कोई तवक्को है कि पाकिस्तान और उस पर कोई मुलाकात हो पाए, कोई साइडलाइन कोई? मेरे ख्याल में जो तो ऐलान किया गया है बेसिकली उसमें तो नहीं है, ना इंडिया की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन SCO का जो एक मैंडेट है, जब भी आई थिंक हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट की कॉन्फ्रेंस होती है, हेड ऑफ गवर्नमेंट की भी हो रही है पाकिस्तान में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बनता था कि मोदी साहब खुद आते, लेकिन चूंकि वो नहीं आए और जयशंकर इसमें आपके पॉजिटिविटी जरूर है, लेकिन क्या ये आगे या ताल्लुकात बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं? चलें, बहुत शुक्रिया बगैर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आईनी तरमीम कैसे होने जा रही है, और तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज जो है वो मौखर कर दिया है SCO कॉन्फ्रेंस के लिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के एहतजाज की और आईनी तरमीम की, कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अच्छा आज मैसेज दिया गया कि उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से मुलतवी कर दिया, मौखर कर दिया, और आईनी तरमीम के लिए भी जो है वो इजलास बुलाने की तैयारियां की जा रही हैं। इससे बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है, और राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। राय साहब बहुत शुक्रिया, शुएब भाई आपका बहुत शुक्रिया।
शोएब शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर मुझे बताइएगा, एक तो एहतजाज आपने मौखर कर दिया, बड़ा अच्छा मैसेज गया आपकी तरफ से तहरीक इंसाफ से। क्या ये एहतजाज अब मौखर रहेगा या इसके बाद भी कोई प्लान है सर? देखिए जी, ये अब 16-17 तक तो कोई एहतजाज नहीं होगा, ज़ाहिर है ये SCO की वजह से हमने किया है जी। और दूसरी बात, उन्होंने वो डॉक्टर से मिलाने का मुतालबा उन्होंने हमारा एक्सेप्ट किया था। तो जहाँ तक आईनी तरमीम का क्वेश्चन है, उस हवाले से तो हमारे ज़ाहिर खदशात वाकई हैं, और उसके अलावा एहतजाज तो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो करना ना करना वो हमारा हक है। वो ज़ाहिर हमारी पोलिटिकल कमेटी बैठ कर डिसाइड करेगी, तो उसके ऊपर तो ज़ाहिर है के बाद हम फैसला करेंगे। लेकिन हमारे जो इतराज़ात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से है वो हमारे बाकी हैं। उससे बहरहाल हमारी मौलाना साहब से जो ही मुलाकात होती है और आगे जो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये जिस तरह जल्दी कर रहे हैं और जिस अंदाज से ये बढ़ रहे हैं कि 25 से पहले इनका जो एजेंडा है वो कोई बदनीयती पे मबनी है, नेकनीयती पे नहीं है। और जिस अंदाज से फेडरल गवर्नमेंट स्पेशली मुस्लिम लीग नून जो मुसवदा लेके आ रही है या पीपल्स पार्टी लेके आ रही है, वो दोनों हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उस हवाले से पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी जो तरीक़ाकार आईन ने और कानून ने हमें दिया है वो हमें हक हासिल है कि हम। तो शोएब साहब, आपकी नुमाइंदगी सर होती है पार्लिमानी कमेटी में जो आईनी तरमीम पे जो है वो बहस कर रही है और मुशावरत कर रही है, लेकिन वहाँ झगड़ा हो जाता है, तलकलामी होती है और इजलास फिर मुलतवी हो जाता है। क्या तहरीक इंसाफ ने कोई अपना ड्राफ्ट तैयार किया है, कोई अपनी इनपुट दे रही है कोई? जी, हम अपना इनपुट दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारी ये मुलाकात जब होगी मौलाना साहब के साथ, उनके साथ भी करेंगे, और इनके साथ जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें भी हम एक शिक पे बहस कर रहे हैं कि ये जो मुल्क ये नुकसानदेह चीजें हैं, हम उनको न सिर्फ मुतनब्बे कर रहे हैं, उनको पावर करा रहे हैं कि ये आप मुल्क को एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की तरफ आप धकेल रहे हैं, ये आप ना करें। अदालती निज़ाम इंसाफ के ऊपर जिस तरह ये लोग हमला आवर हो रहे हैं वो ये ना करें, क्योंकि ये मुल्क में जमहूरियत तो पहले ये दफन कर चुके हैं और कठपुतलियों की हुकूमत है, हारे हुए लोग हैं, ये ऊपर आके बैठे हुए हैं। और अब आपके सामने जो एक कानून और आइन की पामाली है, वो एक सड़कों पे जिस तरह लोग आ चुके हैं, आप स्टूडेंट्स की सूरत पंजाब में देख लें या आप KP या आप सिंध में वो देखें, जिस तरह सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया और पुलिस ने जो तशद्दुद कार्रवाइयाँ की और जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया। हमारे दाऊद शाह को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पर कल से जो प्रेसिडेंट है हमारे बलूचिस्तान के, हमारे इंतजार फजोता साहब जो फोकल पर्सन है खान साहब के, उसने कंटेंट पिटीशन फाइल की और 7 दिन पहले उसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लिया, वहाँ कर लिया गया। तो ये जो आइन और कानून की सूरत हाल है, अब अगर आपने कैंगरू कोर्ट्स बना के इंसाफ के निज़ाम के लिए भी रास्ते आपने बंद करने हैं, तो फिर आपके पास कोई लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो निज़ाम इंसाफ की तरफ उठा के देखें। फिर सिविल वार होगी तारा खास्ता, फिर ये ऐसा माहौल बनेगा कि जिसका नुकसान बहरहाल इस मुल्क को, इस मुआशरे को होगा, जिसका मैं नहीं समझता कि कोई बर्दाश्त कर पाएगा। चलें राय साहब, आप क्यों अपना जो इजलास बुलाने जा रही है गवर्नमेंट, आपके समझते हैं कि नंबर गेम पूरी है सारी? अब मौलाना ने भी क्या दिया कि किसी हद तक जो है हम मुत्तफिक हो गए हैं, तो इज इट पॉसिबल कि मौलाना भी आपके साथ बैठेंगे और आपका साथ देंगे? देखें, जो मौलाना साहब के साथ जिस तवातर से मुलाकातें हुई सियासी क़यादत की जी और जो इनको मुलाकातें मुतवक्को भी हैं, उससे तो जाहिर होता है कि मामलात मुस्बत जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बयानात को भी देखें JUI के जो तर्जुमान हैं उनके और फिर मौलाना साहब के भी, तो उन्होंने कहा है कि जी हमारी जो रिजर्वेशंस थी वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो गई हैं और 80% का तो उन्होंने अपने मुंह से कहा था। इसके बाद भी उनके जो इल्फाज थे वो इसी नोयत के थे कि हम करीब आ गए। तो होपफुली जो है ये तरीके इंसाफ को छोड़ के तो बाकी सारी जमातें, और मैं सबसे पहले तो अभी आपने जहाँ से इब्तिदा की थी वो मुझे वहाँ से करनी चाहिए थी कि इंसाफ ने एक अच्छा फैसला किया कि मौके पे, क्योंकि न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो इज्जत वकार थी उसको बचाया, बल्कि अपनी सियासत को भी बचाया। इससे पहले फ़लस्तीन के मामले पे बहुत गलत मैसेज गया इस्लामी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि एक सियासी जमात ने एब्सटेन किया पैलेस्टाइन के बारे में कॉन्फ्रेंस थी, बाकी सियासी जमातों के लाख इख्तलाफात से सियासी, लेकिन वो इस इशू पे कम से कम इकट्ठे थे। अभी अगर कश्मीर के बारे में बात होती है तो कुछ ऐसे एजेंडाज हैं जिसमें
जिसमें शंघाई कॉन्फ्रेंस भी थी। ये पाकिस्तान जब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक टाइम पे ऐसे था कि कोई क्रिकेट टीम या कोई स्पोर्ट्स की टीम आते हुए भी यहाँ पे जो है वो घबराती थी जी। या रिजल्ट करती थी। तो आज अगर इतने ममालिक के सरबराहान और एक तंजीम की यहाँ पे सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो देना चाहिए था और कम से कम एहतजाज को मुलतवी करके इन्होंने दिया। चलें, अच्छा हो गया। राय साहब, तो कुछ तहरीक इंसाफ के लोग भी सुना है कि आपके साथ रब्ते में हैं, कुछ वोट दे सकते हैं इस तरमीम में? देखें, ये चूँकि जो वोट में एक इंसान की आवाज़ होती है, बहुत से मामलात में आप सियासी जमात से, अपनी सियासी जमात के व्यूज़ से थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है फिर जब सियासी जमात का डिसिप्लिन आता है तो वो देते हैं। लेकिन किसी किसी जगह पे बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि कोई मेंबर अगर अपनी आवाज पे, लेकिन हमने उस पर रिलायंस नहीं की, हमारी जमात ने इस पर रिलाय नहीं किया कि कोई पीटीआई का बंदा वोट देगा। इसीलिए ये आप देखें कि ये जो देर हो रही है, जो सियासी जमातें जो हमारी हम ख्याल हैं या हम ख्याल हो सकती हैं, उनको जो साथ मिलाने के लिए जो काविशें, कोशिशें जिस तरीके से, और आप देखें कि जो तरमीम के अंदर भी बहुत सी जगहों पे कंप्रोमाइज किया गया, बहुत सी जगहों पे दूसरे की मानी गई और एटलीस्ट 2/3 की हद तक कंसेंसस लाने की कोशिश की गई। तो यह बजाते खुद इस बात का सबूत है कि हमारी नजर जो है वो किसी और की वोट पे नहीं है, अपने हम ख्यालों की और अपनी इत्तेहादी जमात। तो शुएब साहब, आप लोग क्यों गिला कर रहे हैं फिर कि तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े जा रहे हैं और जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो फिगर्स ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक या इवन पार्लिमानी कमेटीज के रिकॉर्ड के मुताबिक अवेलेबल है। पीटीआई के बंदे तोड़े बगैर इनके पास बंदे नेशनल असेंबली में पूरे हैं, न सेनेट में पूरे हैं। इवन इफ मौलाना साहब की भी इनको कंसेंट शामिल हो जाए, हालांकि मौलाना साहब ने कंसेंट नहीं दी और कल उनका जो जलसा हुआ है उसमें आप उनकी लैंग्वेज, उनका अंदाज, उनका तरीका आप देख लें, वो उस हवाले से वो मुख्तलिफ था टोटली और उनकी राय मुख्तलिफ थी। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो ये करने लगे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी भी हवाले से इनको लोटाक्रेसी के बगैर ये वोट पूरे कर सकते हैं। अब हमें जो लगता है वो क्यों है, आज से 3 दिन पहले आपको याद होगा, वो विजुअल्स भी सारे आपने देखा होगा, हाजी इम्तियाज को जिस तरह उठाया गया उसको भी छोड़ दें। 3 दिन पहले उसका सगा भाई हाजी वो चौधरी एजाज जो साबिक एमएनए भी है, F7 में उसके घर पे पीको डालू में लोग आए, उसके घर छापा मारा, रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक वहाँ रहे, उनके नौकरों को इस्त्री से तशद्दुद किया, उनको जलाया, उनके ऊपर मारा, उनको और शदीद उसको हरास किया, उनकी बेगम को और हाजी इम्तियाज का और चौधरी एजाज का पूछते रहे। और इसी तरह एक एमएनए के बीवी और उसकी बेटी और उसकी खाला को किसी रिश्तेदार को उसको अगवा कर लिया गया। इसी तरह की बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमारे पास हैं, जिनको उन्हीं मेंबर साहबान ने, नेशनल असेंबली के मेंबरान ने उनको न सिर्फ कोर्ट किया बल्कि हाई कोर्ट्स में गए और 6 मेंबरान की तरफ से तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और रात लेट नाइट शफकत अवान हमारे जो साबिक प्रेसिडेंट भी हैं, सरगोदा बार के वो वकील भी हैं, और उनके घर पे छापा मारा गया। तो इस तरह के जो कारनामे ये कर रहे हैं, इस तरीके से कौन सी आईनी तरमीम होती है, क्या ये आईनी और कानूनी है और ये किस लिहाज से कानूनी है? और इस तरह अच्छा आप सारे नंबर पूरे कर लें, इवन मौलाना साहब के जो कि उनके साथ राजी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेनेट में भी इनकी इनकम्प्लीट है। और फिर देखें, 2 इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और भी हैं। एक तो यह है कि ये पर्सन स्पेसिफिक अगर नहीं है तो 25 से पहले करना क्यों जरूरी है, और जो दूसरी बात उससे भी अहम है, देखें मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया। तीसरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें एक फेडरल यूनिट है आपका, फेडरेटिंग यूनिट केपी का इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, वो इलेक्शन कमीशन ने उनको मुलतवी किया हुआ है। अब उनके इलेक्शंस के बगैर सेनेट इनकम्प्लीट है, तो इन हालात में इस वक्त फौरी तौर पर आईनी तरमीम करना ये किसी लिहाज से, लेकिन शुएब भाई जो सुप्रीम कोर्ट का सर जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो तो इम्प्लीमेंट करना है ना इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन जो है वो रिव्यू में गया हुआ है, तो उसके बगैर कैसे होगी फिर ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल 20 है, कोई रिव्यू में जाए या ना जाए उससे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे असर नहीं होता, उसको फौरी तौर पर अमल दरामद करना मस्ट है। वो पहले उसको अमल दरामद करें
और जब अमल दरामद हो जाए फिर ये नेशनल असम्बली में कोई चीज़ पुट कर सकते हैं। अब नेशनल असम्बली ही इनकम्प्लीट है, मखसूस नशिस्तें दी नहीं है अभी तक जिस हमारी पार्टी को मिलनी है, जो कि अब तो फैसला हो चुका है 8 रुकनी बेंच का, बल्कि एक्चुअली ये 11 रुकनी बेंच का फैसला है, बल्कि फुल कोर्ट का तस्वर होगा जिसमें से 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का इख्तलाफ है और 11 रुकनी बेंच ने हमारे हक में फैसला दिया है। 8 रुकनी बेंच ने ज्यादा तफसील के साथ हमारी जो है पॉइंट ऑफ व्यू को सुना और उस पर हमें फैसला दिया। तो अब उसको अमल दरामद किए बगैर आप आईनी तरमीम कर लेते हैं, कल मेजॉरिटी वो नहीं रहती, फिर क्या होगा? और ये मुनासिब भी नहीं है कि आप देखें 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदलने जा रहे हैं जो इस वक्त तक मुसवदे आए हैं। अब अगर आपने 18th अमेंडमेंट तब्दील की थी, आइन में तरमीम की थी, 10 महीने 9-10 महीने लगाए थे, जिसके लिए इन लोगों ने आपस में सब ने बैठ के डिस्कस किया, डेलिब्रेशन की। यहाँ आप 1 महीना देने को तैयार नहीं है। आप देखें ना पिछली दफा क्या था, अगर तो इनके नंबर पूरे नहीं थे, वरना तो ये 100 कार्ड जिस तरह की तरमीमें थी ये कर जाते। क्या था इनका ये था कि 1 घंटे के नोटिस पे सेनेट का इजलास और नेशनल असम्बली का इजलास रखा हुआ था और लॉ मिनिस्टर ये कहता है जी हाँ जी मुझे अभी शाह रात को मुसवदा मिल गया है। और जब मौलाना साहब ने बताया कि जनाब जिस वक्त बिलावल साहब ने मुसवदा भिजवाया, हमने पहला आर्टिकल पढ़ा तो हमने कहा क्या ये तरमीम करने जा रहे हैं, लोगों के आर्टिकल 8 में फंडामेंटल राइट्स ही खत्म कर रहे हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी मजबूरी है, करना पड़ेगा। अगर ये तर्ज अमल है हमारे सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों का, तो फिर तो आप इसमें अपने आप को वैसे ही डिक्लेयर कर दें कि जी हम तो एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली हैं, जो हमें कहेंगे हम उसके मुताबिक वो कहें खड़े हो जाओ खड़े हो जाएंगे, वो कहें बैठ जाओ बैठ जाएंगे। राजा साहब, ये लोगों के बुनियादी इंसानी राजा साहब ये जो के लिए असेंबली नहीं आई, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असेंबली वजूद में आई। राजा साहब जो तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब के 25 से पहले क्यों ज़रूरी है ये आईनी तरमीम, से उसके बाद भी हो सकती है? जी, पहली बात तो यह है कि हमें आगाही होनी चाहिए सिस्टम के और उसकी रोशनी में, चूंकि इस अरसे में जितना प्रोपेगेंडा की सनत ने फरोग पाया है और ऐसे ऐसे नए तरीके आए हैं जी, वैसे वो तो ठीक है लोगों को कन्विंस करने की। मसलन अगर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उस फैसले पे अमल नहीं किया, पहली बात तो यह है कि ये 2 अदारों के दरमियान है, लेकिन अगर नहीं किया तो उससे आईनी तरमीम पे क्या फर्क पड़ता है? देखें आईनी तरमीम में अगर हुकूमत तरमीम करेगी तो वो जो टोटल नंबर ऑफ जो हाउस होता है उसका 2/3 लाना पड़ेगा। उसमें तो ये अगर पीटीआई के पास हूं या ना हूं उससे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि इनका कोई मेंबर अगर गैर हाजिर होता है, पहली बात तो ये है कि ये जितने मेंबर्स हैं वो खुद उनके बयान आ रहे हैं किसी जगह से कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि हम अलग हुए इस खौफ के पेश नजर, यानी उन्होंने एक अनदेखा जो है वो खदशात या खौफ पैदा करके और प्रोपेगेंडा किया। अगर वो खुद गायब हो जाता है और उसके लवाकिन, और फिर ये एक रवाज इस अरसे में पड़ा है कि जिस पे भी कहीं, पहली बात तो यह कि अपने मेंबर पे शक करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जब शक करते हैं तो फौरन वकालतनामा लेके चले जाते हैं और उसकी तरफ से कि भाई अब दस्तखत मरता क्या ना करता उसने तो करने, और वो कभी खाला की कभी फलां, तो खालाओं की अगवा से तो किसी ने वोट ना लिए हैं ना कोई ले पाएगा, ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। सही है। बाकी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं कि 8 रुकनी बेंच ने दिया था, तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आइन की एक तशरीह की करने की कोशिश की, ठीक है उसमें, और वो तशरीह जो है वो खुद मुकन्ना ने करके और उसकी क्लैरिफिकेशन कर दी कि ये इतने रोज के अंदर उन्होंने पार्टी जिसने ज्वाइन की थी वो इर्रिवोकेबल प्रोसेस है। वो पहले भी शेल का लफ्ज, शुएब शाहीन साहब खुद कानूनदान है कि जहां पे शेल का लफ्ज इस्तेमाल होता है वो बाइंडिंग क्लॉज होती है, और वो शेल ज्वाइन का लफ्ज इस्तेमाल है। तो मुकन्ना ने खाली उसकी तशरीह कर दी कि जी ये इसका असल मकसद है। जब वो तशरीह कर दिया, अब जब आइन की उस तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए 2 हैं कि वो पार्लियामेंट के उस एग्जिस्टिंग लॉ की रोशनी में फैसला करे या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में कि जिसमें 8 जजेस एक तरफ थे 5 एक तरफ। चलें राय साहब, चलें, मुझे यहाँ पे लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शुएब शाहीन साहब, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ सर।
कोई वे फॉरवर्ड है कोई कि कोई इत्तफाक़ राय पैदा हो जाए सियासी जमातों के दरमियान, तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों के दरमियान? जैसे आप मौलाना साहब के साथ बैठ गए हैं तो बाकी जमातें भी जो है उससे भी हाथ मिलाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल वे फॉरवर्ड हमेशा रहा करता है पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेटिक पार्टीज के दरमियान, लेकिन आपको याद होगा कि इन्होंने जुलाई के पहले हफ्ते कहा था कि जी हम करने लगे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। हमने कहा जी ठीक है, हम शिरकत करेंगे। खान साहब ने भी जेल से कहा हम शिरकत करेंगे, लेकिन 3-4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 15 जुलाई को इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारक साहब जाते हैं, जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हम पीटीआई पे न सिर्फ पाबंदी लगा रहे हैं बल्कि आर्टिकल 6 इनके खिलाफ लगा रहे हैं। और इन्होंने कहा ये कैबिनेट का गवर्नमेंट का फैसला है और ये तमाम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से है। इत्तेहादी जमातों ने उसी दिन कहा कि जी हमसे तो कोई मुशावरत नहीं हुई। और सिमिलरली इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ सागडार और बाकी सबकी स्टेटमेंट्स आ गई और आज तक वो कैबिनेट की मीटिंग ही उस मौजू पे नहीं हुई। तो ये माहौल किसने खराब किया? ये कौन लोग थे? देखें, और उसके बाद कौन सा, देखें, बातचीत करने के लिए कुछ सीबीएम भी होता है, कोई एतमाद साजी का माहौल भी होता है। लेकिन पाकिस्तान के तमाम बार कौंसिल, बार एसोसिएशंस को मैंने हेड किया हुआ है। मेरे समेत हमारी सारी लीडरशिप जो एक पुरअमन तरीन जलसा किया हमने 8 सितंबर का संगजानी में, वो टेक्सला के ज्यादा करीब है, शाहबाद के 25 किलोमीटर दूर है। हमें जो भी जगह थी हमने उसको तस्लीम कर लिया। हम जेलों में रहकर आए, क्यों कि हमने पुरअमन जलसा किया, इनकी इजाजत से किया, डीसी की इजाजतनामे से किया, गवर्नमेंट की इजाजत से किया, हाई कोर्ट के 6 आर्डर्स की रोशनी के बाद किया। ये इनका तर्ज अमल है। और उसके बाद से लेकर आज तक चादर चार दीवारी की पामाली, घरों को तोड़ना, लोगों के घरों में घुस जाना, लोगों को उठाना, मिसिंग पर्सन को शामिल कर देना, और आज तक जो तसलसल से जो कुछ ये कर सकते थे वो किए जा रहे हैं। आज पिछले 2 हफ्ते से इमरान खान से ना मुलाकात है, ना उनकी सेहत का हमें मालूम है, जो कि हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं उसकी भी वायलेशन है, जेल मैनुअल की वायलेशन है। देखिए ना, समिट कॉन्फ्रेंस तो ये 3 दिन में हो रही है, ये 3 तारीख से लेकर आज तक क्यों इन्होंने मुलाकातें बंद कर रखी हैं? तो ये सारी चीजें वो हैं कि जो इनकी शहीन साहब जो इंटेंशन है उसको जाहिर करती हैं। सर थोड़ा सा बताइएगा ना, मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि आपको क्या खदशात लाके हैं खान साहब की जो सेहत है? क्या कोई खबर आई है आपके पास या कोई किसी ने आपको इतला दिया है कि उनकी सेहत खराब है कोई? देखिए, हमारी इंफॉर्मेशन है जो कि क्रेडिबल एविडेंस के जरिए, इंफॉर्मेशन के जरिए हम तक पहुंची है। जेल से हमने देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसके हवाले से जो ही हमने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन की आज से 7 दिन पहले, जो कंटेम्प्ट पिटिशनर था, पिटिशन करने वाला, इंतजार पे जो था उसको उठा लिया। और उस दिन से, जिस दिन से हमें इंफॉर्मेशन आई, इन्होंने मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी। और फिर जब हमने कहा कि हमें